तो इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे बल्दियात में, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अपनी यूनियन कौंसिल से। अब एक पढ़ा लिखा आदमी जब बल्दियात में आएगा, डेफिनेटली उसके पास अवेयरनेस होगी कि वो किस मोटिव से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AJK प्राइम टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर आफाकी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला जेहलम वैली से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी शख्सियत जनाब चौधरी इशफाक साहब। इनसे जानना चाहेंगे ज़िला जेहलम वैली के अंदर पॉलिटिकली अप्स एंड डाउन कैसे हैं, ज़िला जेहलम वैली के अंदर लोगों के हालात ज़िंदगी और ज़िला जेहलम वैली के अंदर जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले इशफाक साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने AJK प्राइम टीवी को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, AJK प्राइम टीवी का, सारी टीम का। मैं इंतहाई दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हम जैसे लोगों को अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए अपना वक्त निकाला। थैंक यू सर। अच्छा इशफाक साहब, ये बताइएगा, क्योंकि आपके आबाओ अजदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ था, उनसे मुंसलिक थे, तो आपने ये बरसों की रफ़ाकत छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब क्यों किया? सर बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून गुज़श्ता 30 साल से कश्मीर के अंदर, ज़िला जेहलम वैली के अंदर हर जगह पे इन्होंने एक तरह से वो एक अजारादारी कायम कर रखी हुई थी। लोग जो है मोरूसी सियासत को इतना फ़रोग़ दे दिया था कि किसी नए शख्स का, किसी नई पार्टी का, किसी नई जमात का इंसान सोच भी नहीं सकता था। अब अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कश्मीर में आई, जब कश्मीर में इसका बोलबाला हुआ, इवन दो पाकिस्तान में आने के बावजूद भी कश्मीर में इन्फ्लुएंस रहा भी, उसके अलावा जब कश्मीर के अंदर 100% फुली इन्होंने जब इन्फ्लुएंस कर लिया तो इसने एक सोच दी, हमें एक नज़रिया दिया, एक थॉट दी, एक चेंज की एक सोच दी हर एक नौजवान को, कि हर शख्स को ये राइट दिया कि वो अपनी आज़ादाना सोच से, वो अपने आज़ादाना ख़यालात, अपने आज़ादाना एहसासात से अपनी राय ख़ुद कायम कर सकता है। अगर आप जेहलम वैली की बात करें, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या अपने UC लेवल पे मैं चला जाता हूं पीछे, तो सर बात ये कि इतना इन्फ्लुएंस था इन दो पार्टीज़ का कि आप जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी तीसरी पार्टी को वहाँ पे तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन सर ये कि तहरीक इंसाफ ने वो विजन दिया, लोगों को सोच दी कि हर शख्स को एक ये सोच पैदा हुई कि हमें क्यों सोचना चाहिए, हमें क्यों किसी थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए। उसकी सबसे बेसिक रीज़न ये थी सर कि वहाँ पर काम ज़ीरो था। अब एक शख्स वोट देता है, कॉमन मैन जब वोट करता है तो उसको अपना काम चाहिए होता है, और जो पार्टी उसे वोट लेती है और उसका भी ये राइट बनता है कि डेफिनेटली वो उनको उनके काम दें। वो जो काम उनके लोकल काम हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके स्कूल्स हैं, आपके रोड्स हैं, आपके पानी के मसाइल होते हैं गांव के अंदर, लोकल एरियाज़ में, तो वो सारी चीज़ें अगर आप इनके दौर की देखें, पीपल्स पार्टी या नून लीग के दौर की, तो आपको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा। एजुकेशन सिस्टम का बुरा हाल आप देखेंगे, आप रोड्स का आप बुरा हाल देखेंगे, वाटर सप्लाई का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। तो इस सारी चीज़ें देखने के बावजूद जब एक इंसान को नज़र आती है, जो इंसान अपना एक राइट रखता है देखने की, अपने एक विज़न रखता है, उसके लिए मेरे ख़्याल में मज़ीद इन पार्टीज़ के साथ अटैच रहना, मुंसलिक रहना, ये अपने इलाके के लिए और अपने साथ किसी ज़्यादती से काम नहीं था। सो इसलिए मुझे डिसाइड करना पड़ा, इवन दो जितने भी लोग हमारे साथ यूथ थी, सबको इस बात के ऊपर सोचना पड़ा कि हमें इस दफ़ा नून लीग पीपल्स पार्टी इन मोरूसी सियासत को ख़त्म करके एक अलग नज़रिए की तरफ निकलना चाहिए, एक अलग सोच की तरफ, एक चेंज की तरफ हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए। अच्छा ये बताएं कि बाकी जो पॉलिटिकल यहाँ पे जमातें हैं, उनसे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरह मुख्तलिफ पाया? सर बहुत कॉमन सी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉमन मैन को राइट दिया, एक आज़ादी दी उसको कि आप आएँ, बोलें, आप अपने ख़यालात का इज़हार ख़ुद करें, खुल के इज़हार करें। जबकि अगर आप आज भी पीपल्स पार्टी PMLN की अगर इनकी सियासत को देखें, इस कदर इन्फ्लुएंस हैं कि वो 3, 4, 5 लोग जो कि वहाँ के खड़पेंच बने हुए होते थे, वो ही
फ्रंट से लीड कर रहे होते थे। एक कॉमन मैन को नहीं पता, एक मेरे जैसे आम आदमी को नहीं पता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, काम क्या हो रहे हैं, काम क्या नहीं हो रहे। कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का नाम नहीं था, कोई जस्टिस नहीं था। यूँ समझ लीजिए कि एक पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और हम लोग पर्दे के आगे बैठे, हमें नहीं पता पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस पर्दे को हटा दिया, आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट एग्जेक्टिव्स तक भी आप जा सकते हैं। आप डायरेक्ट, आप जो हैं, आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो एक्सेस है, कॉमन मैन की एक्सेस है, वो डायरेक्ट आपकी एग्जेक्टिव्स जो हैं, आपके जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ उन्होंने एक वो रास्ता हमवार कर दिया। तो एक आम आदमी को अपने मसाइल जो पेश करने के लिए, अपने जो मसाइल में पेश करने में जो दिक्कत आती थी, जो परेशानी आती थी, कम से कम उससे लोगों को जो है वो एक निजात मिली। अब हर आदमी जो है अपने ख्यालात का इज़हार खुल के करता है, जिसकी बहुत सारी मिसालें आप देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। आपने देखा भी होगा गुज़श्ता इलेक्शन में कि कैसे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक आम एक छोटे से छोटे वर्कर को भी जो है अहमियत दी, उनकी बात को सराहा, उनके पैगाम को, उनकी सोच को वेलकम किया। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, एक कॉमन चीज़ थी जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर थी। अच्छा, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर आप क्या समझते हैं जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको किस तरह से वो मैनेज कर पाएंगे कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और कब तक जो है मतवक्को हैं? सर उम्मीद तो है जून तक या मई के एंड तक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर श्योरिटी के साथ। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है, बल्दियात जो है वो करीब है हमारे। बल्दियाती इलेक्शन एक मेरे ख़्याल में ज़रूरी भी हैं और इंतहाई ज़रूरी हैं। इसलिए ज़रूरी हैं कि जो आपकी लोकल सतह के ऊपर जो लोग हैं, आपके जो गांव के जो लोग हैं या एक आम आदमी है, तो उसकी एक्सेस डायरेक्ट किसी भी मेंबर ऑफ असेंबली से नहीं होती, आपकी किसी भी मिनिस्टर तक उसकी एक्सेस इतना इजी नहीं होती। तो जब आप बल्दियात करवाएंगे, जब आपका बल्दियाती इलेक्शन होगा, तो डेफिनेटली उसके पास ये चांस है, उसके हर आदमी के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्ट जो है वो मीट कर सकता है, वो डायरेक्टली जो है अपने जो आपके काउंसलर्स हैं, इवन आपका नाज़िम है, आपके मेंबर्स हैं, उनके साथ जो है उसकी एक्सेस होगी। और जो आपके जो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपके जो छोटे छोटे काम हैं गांव में, तो उनमें जो है बड़ी बेहतरी से वो काम किए जा सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें इस वक्त एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो महज उसका काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। उसके लिए ये इंतहाई मुश्किल होगा कि वो गांव की सतह के ऊपर जाकर गांव की नालियाँ, पानी, पाइपलाइन के मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल आप देख लें, रास्तों के मसले हो गए, ये उसके लिए फ़र्दन जाके करना मेरे ख़्याल में काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसमें ये बहुत फ़ायदा होगा और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और ये स्टेप अगर इसमें लेने में कामयाब हो जाती है, इसको मैनेज कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगी कि अपने मसाइल के डायरेक्ट हल का। आने वाला इंतखाबात है तो उसके अंदर आपका यूनियन कौंसिल खलाना बिलखसूस दरा चार सादा से आपका ताल्लुक़ है, तो आपका क्या किरदार होगा उस इंतखाबात के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं? हाँ जी कदीर साहब, बात ये है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कभी भी जब भी बल्दियात का कोई प्रॉपर डेट अनाउंस होती है और लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस भी हैं, डिमांड भी है और ज़रूरत भी है, और हम भी इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि हमें जो है बीइंग अ ह्यूमन हमें अपना किरदार अपनी सोसाइटी के लिए जिस कदर भी मुस्बत किरदार अगर हम अदा कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे, भरपूर करेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा, हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं इस टाइम, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिलखसूस जो पढ़े लिखा तबका एक है कि वो सियासत से बहुत दूर भागता है। अब अगर आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान अगर वो सियासत के अंदर आएंगे, बिलखसूस बल्दियाती जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, तो उस तरह उससे सोसाइटी पे किस तरह का इफेक्ट जो है आप समझते हैं कि इफेक्ट होगा? क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान जब आएगा तो अपने राइट्स के लिए वो जो है आवाज़ बुलंद करेगा। देखिए सर, बिल्कुल हर काम के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है।
अब एक पढ़ा लिखा आदमी जब बल्दियात में आएगा, डेफिनेटली उसके पास अवेयरनेस होगी कि वो किस मोटिव से आ रहा है, और वो उस मोटिव को सामने रखते हुए उसके ऊपर काम करेगा। मैं ये समझता हूँ कि जितने पढ़े लिखे लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, सियासत कोई गुनाह नहीं है, हमारे यहाँ सियासत को बहुत बुरा तस्लीम किया जाता है। बहरहाल अगर आप सियासत में ईमानदारी के साथ काम करें, आप अपना 100% दें, और आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर काम करें, आप पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे लोगों की, तो एक पढ़ा लिखा आदमी जब ये काम करेगा तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कर सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी वो चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो किसी भी काम में जो है ना, वो एक बायसनेस नहीं देखेगा, वो अनबाइस्ड होकर चीज़ों को देखेगा, अनबाइस्ड होकर सोसाइटी के लिए काम करेगा, और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी, बहुत मुस्बत साबित होंगी। और ऐसे लोगों का आना, पढ़े लिखे लोगों का पॉलिटिक्स में आना इंतहाई आम है। जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक चोर, ये करप्ट लोग जो हैं, इनका खात्मा होना मुझे थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है सर। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने कीमती जो है व्यूज़ दिए हमारे नाजरीन को। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो हम आपको जो है दावत देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ इशफाक साहब, जिन्होंने एजुकेशन को और पॉलिटिक्स को इंटरलिंक करके बताया, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखसूस ज़िला जेलम वैली के अंदर जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया, और हालिया हुकूमत के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो किस तरह से इसको मुस्बत अंदाज में आगे लेके चल रही है। अपने मेज़बान कदीर आफाकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।